नमस्कार है आप सभी को और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कक्षा 12 की इतिहास के ऑनलाइन क्लास के अंदर। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और नव वर्ष आप सबके लिए मंगलकारी हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो पाठ 6 से लिया गया है। पाठ 6 भारतीय आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन जो हम पढ़ रहे हैं, और इसका अध्ययन बिंदु है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन था, जिसमें विशाल जन समूह ने असहयोग आंदोलन के बाद इसमें जो है भाग लिया था या सम्मिलित हुआ था जन समूह। तो इसे भारतीय इतिहास का या भारतीय राष्ट्रीय इतिहास का ये एक महत्वपूर्ण आंदोलन है वो माना जाता है। और इसकी कह सकते हैं इसका नेतृत्व है महात्मा गांधी, जो कि हमारे राष्ट्रपिता है। उनके नेतृत्व में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो प्रारंभ हुआ। तो हम आज जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा अर्थात कि आज्ञा का पालन नहीं करना, सविनय यानी विनयपूर्वक अवज्ञा करना, विनयपूर्वक जो है असहयोग करना और हिंसात्मक कार्रवाई किसी प्रकार की न करके बल्कि विनयपूर्वक अपनी बात को मनवाने की कोशिश करना। अगर न माने तो हम या कह सकते हैं अंग्रेज सरकार की नीतियों की अवज्ञा करना। ठीक है, तो अवज्ञा से मतलब है कि आज्ञा का नहीं मानना। तो अब हम जानेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 क्या है। देखिए 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ और लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के जो कार्यकारिणी ने गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया, क्योंकि गांधी जी ने यहाँ पर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की मांग रखी थी और उसे स्वीकार कर दिया गया। फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में बैठक हुई जो कि गुजरात के अंदर है, और वहाँ पर उस बैठक में कांग्रेस कार्यकारिणी ने महात्मा गांधी जी ने आंदोलन को टालने का पहले तो पूरा प्रयास किया और अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन, जो कि उस समय भारत के वायसराय थे, उनके समक्ष अपनी मांगें रखी। तो हम जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को कि 1930 में प्रारंभ हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। 1928 की नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकृत कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार के माध्यम से, या ब्रिटिश सरकार ने उसको नहीं माना। ब्रिटिश सरकार द्वारा औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान नहीं किए जाने से भारतीय नेताओं में असंतोष व्याप्त हो गया कि नेहरू रिपोर्ट के दौरान जो है भारतीयों ने कुछ मांगें रखी थी और उन मांगों को जब स्वीकार नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में भारतीय नेताओं के अंदर, कांग्रेसी नेताओं के अंदर है वो असंतोष व्याप्त हो गया। कांग्रेस के दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को घोषित करने के बाद, यानी यहाँ पर ये मांग थी या कह सकते हैं यहाँ पे सर्वसम्मति से ये घोषित किया गया था कि पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य जो है वो हम प्राप्त करके रहेंगे। और इसके चलते जो है दिसंबर में 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ उसके आने वाले आगामी 26 जनवरी 1930 को जो है स्वराज्य दिवस है वो मनाया जाएगा, ऐसा जो है इसमें घोषित किया गया। तो भारतीयों में आशा और उल्लास की भावना है वो भर गई कि जब पूर्ण स्वराज्य की बात उठी तो संपूर्ण भारतीयों में एक आशा और उल्लास की भावना भर गई। कारण था कि उनको कहीं न कहीं जो है स्वतंत्रता चाहिए थी। और महात्मा गांधी ने अपना पत्र लिखा यंग इंडिया के माध्यम से। वायसराय जो थे उस समय लॉर्ड इरविन था और उनके सामने 11 सूत्रीय मांग रखी। उन्होंने कुछ 11 मांगों को रखा। अब ये मांगे अगर हम जानें तो ये मांगे क्या थी, देखिए हम मांगों को देख लेते हैं कि इन मांगों के अनुरूप कि ये जो 11 मांगे थी वो क्या थी। इस यंग इंडिया जो पत्र था वो यंग इंडिया था, ठीक है, और इसमें जो लिखा गया पत्र था वो लॉर्ड इरविन को लिखा गया था और इसके अंतर्गत 11 सूत्री मांगे रखी गई थी। ये 11 सूत्री मांग थी कि पहली मांग थी कि पूर्ण शराबबंदी की जाए, और दूसरी मांग थी कि राजनीतिक कैदियों की रिहाई की जाए। ये राजनीतिक कैदी कौन से थे? जो असहयोग आंदोलन के दौरान जिनको जो है जेलों में
भर दिया गया था और ऐसे में ये मांग थी कि जो राजनीतिक कैदी हैं उनकी रिहाई की जाए और साथ में तीसरी मांग थी कि राजनीतिक मामले उठा लिया जाना और निर्वासित भारतीयों को भारत वापसी की जाए। चौथी मांग थी कि रुपया जो पौंड की विनिमय दर 1 शिलिंग और 4 पैसे है वो किया जाना, रुपए की मांग को बढ़ाने की बात की गई। लगान में उन्होंने पांचवी मांग के तहत 50% या 50% की कटौती की मांग है वो उन्होंने की, ताकि भारतीयों से अधिक टैक्स न वसूला जा सके, उनका शोषण न किया जा सके। तो उन्होंने 50% की कटौती की मांग है इस 11 सूत्री कार्यक्रम के दौरान की। छठी मांग उनकी थी कि नमक कर को समाप्त किया जाए और नमक पर सरकारी एकाधिकार को भी समाप्त किया जाए, यानी नमक कर की समाप्ति की बात है उन्होंने की है। फिर सातवीं मांग कि सिविल सेवकों के वेतन में 50% की कटौती की जाए। सातवीं में मांग थी कि कपड़ा उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाए, क्योंकि अंग्रेजों के आगमन के दौरान या यहाँ पे मशीनीकरण के होने के कारण कपड़ा उद्योग है वो जो है यहाँ पर कह सकते पतन की ओर जा रहा था। और ऐसे में जो है भारतीय सरकार की ये कह सकते हैं कि भारतीय नेताओं की मांग रही कि जो कपड़ा उद्योग है जो नष्ट होने पर जा रहा है या कह सकते पतन की ओर जा रहा है, उसको संरक्षण प्रदान ब्रिटिश सरकार है वो संरक्षण प्रदान है वो करे। फिर अगर आठवीं मांग देखें तो तटीय नौवाहन को भारतीयों के लिए आरक्षित करना और 10वीं मांग कि आपराधिक गुप्तचर विभाग में सुधार किया जाए और साथ ही साथ 11वीं मांग जो उन्होंने रखी थी हथियार कानून में सुधार करके बंदूकों के लाइसेंस की स्वीकृति को जन नियंत्रण के अंतर्गत लाना। तो ये थी उनकी जो है प्रमुख मांगे और उन मांगों को ब्रिटिश सरकार ने नहीं माना और गांधी जी इससे नाराज हो गए, क्योंकि जब ये मांगे ब्रिटिश सरकार द्वारा अस्वीकार किया गया और गांधी जी ने इन मांगों को नहीं मानने पर वापस पुनः पत्र लिखा इरविन को और उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा कि मैंने रोटी मांगी थी, यानी मैंने मेरा हक मांगा था, लेकिन मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। यानी कि अब वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, अब इंतजार नहीं करेंगे कि ब्रिटिश सरकार उनके खिलाफ क्या एक्शन लेती है या क्या करती है। तो उन्होंने कहा कि अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और इसके बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। इन मांगों में लगान की कमी ये वापस आ रहा है, पॉइंट्स हैं जिसे हमने वैसे समझा था, आप इसे सीधे तौर पे पढ़ सकते हैं कि सैन्य व्यय में कमी करना, नमक कर समाप्त करना, रुपए की विनिमय दर घटाना, विदेशी कपड़ों के आयात को नियंत्रित करना, नशीले पदार्थों का विक्रय बंद करना यानी शराबबंदी, राजनीतिक कैदियों को छोड़ देना आदि ये सारी मांगे इसके अंदर शामिल थी। वायसराय इरविन द्वारा इन मांगों को अनदेखा किया जाने पर सविनय अवज्ञा का मार्ग है वो गांधी जी और अन्य जो सदस्य थे उन्होंने अपनाया और कांग्रेस कार्यकारिणी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का कार्य है वो गांधी जी को सौंप दिया। और फिर गांधी जी ने 12 मार्च 1930 का समय चुना और गांधी जी अपने 78, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम दांडी के लिए उन्होंने पद यात्रा प्रारंभ की और ये यात्रा उनकी काफ़ी लंबी थी, यानी 240 मील की पद यात्रा, जिसे हम कह सकते हैं 375 किमी या किलोमीटर की यात्रा उन्होंने तय की। और 24 दिन में ये यात्रा गांधी जी ने पूरी की और अपने सहयोगियों के साथ है वो दांडी पहुँचे, जो दांडी जो कि गुजरात के अंदर है, नवसारी जिले के अंदर, ठीक है, गुजरात का नवसारी जिले है जहाँ पे हीरों की घिसाई होती है, जहाँ पे हीरों की घिसाई के कारखाने बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। तो वहाँ पहुँचे गांधी जी। 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट से मुट्ठी भर नमक हाथ में लिया और उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। नमक कानून तोड़ना इस बात का प्रतीक था कि भारतीय ब्रिटिश कानूनों को मानने के लिए तैयार
नहीं है। यानी नमक कानून को तोड़ना यानी ब्रिटिश मांगों या ब्रिटिश कानून के विरुद्ध जाना। और उन्होंने नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने ये साबित किया कि अब वो अवज्ञा करेंगे, आज्ञा नहीं मानेंगे, ब्रिटिश कानून को नहीं मानेंगे। देश के कई भागों में नमक कानून तोड़ा गया और गांधी जी से प्रभावित होकर अन्य कई इलाकों के अंदर, कई क्षेत्रों के अंदर है वो नमक कानून जो है तोड़ा गया। और सुभाष चंद्र बोस जो कि हमारे राष्ट्रीय नेता, आज़ाद हिंद फौज की कह सकते हैं संस्थापक कह सकते हैं, या आज़ाद हिंद फौज की जिन्होंने कमान संभाली थी, गांधी जी की इस पद यात्रा की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस मार्च से की है। देखिए यहाँ पर ये 1 नंबर का प्रश्न भी बन सकता है कि गांधी जी की जो दांडी यात्रा जो या नमक कानून तोड़ो यात्रा की तुलना है वो किससे की है, तो नेपोलियन की एल्बा से पेरिस मार्च यानी यात्रा है, यहाँ पर यात्रा से की है। इसके अलावा राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी की रोम मार्च से की है कि मुसोलिनी ने किस प्रकार रोम की यात्रा की थी, उससे उन्होंने जो है इसकी तुलना है वो गांधी जी की इस यात्रा से की है। अब इस आंदोलन के विभिन्न कार्यक्रम थे। ये कार्यक्रम कौन कौन से थे देखिए, इसमें कि नमक कानून तथा ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करना और स्वयं नमक बनाना। फिर है महिलाओं द्वारा शराब, अफीम और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना, यानी शराब की दुकानों पर धरना देना। सूत काटना, विदेशी वस्त्रों की होली जलाना और उसका बहिष्कार करना, विदेशी वस्तु और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना, उनकी होली जलाना। छात्रों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ना और कानूनी अदालतों, सरकारी विद्यालयों, सरकारी महाविद्यालयों तथा सरकारी समारोह का बहिष्कार भी इसके अंदर शामिल था। सरकारी सेवाओं से इस्तीफा देना और छुआछूत त्यागना इत्यादि इसमें शामिल था इसके कार्यक्रम में। इसके अलावा चरखा काटना यानी सूत काटना और भू राजस्व तथा अन्य करों की अदायगी पर भी रोक, यानी जो है भारतीय जनता है वो भू राजस्व अदा नहीं करेगी और जो भी ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी टैक्स या कर जो लगाए गए हैं उनकी अदायगी नहीं करेगी। तो ये सब इसके कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल था। इस जन आंदोलन में प्रमुख जो है हड़ताल, बहिष्कार, धरने आदि में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर देखिए युवाओं, महिलाओं, किसानों और मजदूरों ने सक्रिय भागीदारी निभाई कि यहाँ पे हर समूह मौजूद था, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, सभी इस आंदोलन में गांधी जी के साथ खड़े थे। प्रमुख नेता थे इस आंदोलन के महात्मा गांधी। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू सहित हजारों सत्याग्रही है वो बंदी बना लिए गए। ब्रिटिश सरकार ने एक्शन लिया इस कानून के तोड़ने के पश्चात और उसके बाद इन सब नेताओं को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य भारत में जो है इन नियमों का उल्लंघन किया गया। वन नियमों का उल्लंघन किया गया। समुद्र तट से दूर बिहार में लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया तथा चौकीदार गांव के रक्षक होते थे उस समय, और ये सरकार की ओर से गुप्तचरी भी किया करते थे। उत्तर प्रदेश में लगान न देने का आंदोलन चलाया गया। चंद्र सिंह गढ़वाली थे, उन्होंने गढ़वाली सैनिकों ने पेशावर के आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर देश प्रेम को यहाँ पे प्रदर्शित किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है विभिन्न क्षेत्रों में अनेक तरह से गांधी जी के इन आंदोलन की जो अफवाहें या कह सकते हैं खबरें जैसे जैसे देश के विभिन्न कोनों तक जा रही थी, वैसे वैसे गांधी जी के फेवर में या कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में जो है भारतीय जनता है वो कहीं ना कहीं कानून तोड़ने का प्रयास है वो कर रही थी। हर जगह कहीं ना कहीं नमक कानून जो है तोड़ा जा रहा था, नमक बनाया जा रहा था और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ है भारतीय जनता है वो खड़ी हो गई। और चंद्र सिंह जो गढ़वाली थे, उन्होंने यहाँ पे आंदोलनकारियों पर सिपाहियों ने गोली चलाने से जब इनकार कर दिया तो 25 अप्रैल से 4 मई 1930 तक जनता का शासन यहाँ पर चलता रहा। और फिर पेशावर पर पुनः कब्जा करने के लिए ब्रिटिश सरकार को हवाई हमला है यहाँ पर करना पड़ा।
लाल कुर्ती दल यहाँ पर मौजूद था और लाल कुर्ती दल जो था वो गफ्फार खां का दल था और गफ्फार खां को फर्क अफगान की उपाधि है वो यहाँ पर जो है पख्तून नामक एक पत्रिका पश्तो या पेशावरी भाषा में निकाली, जो बाद में जो है 10 रोज़ा नाम से प्रकाशित हुई। शोलापुर में आंदोलनकारियों ने कई अंग्रेजी संस्थानों को जलाकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहाँ आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश राज समाप्त कर प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में लेकर एक प्रकार से समानांतर सरकार की यहाँ पर स्थापना की। शोलापुर शहर लगभग एक सप्ताह तक आंदोलनकारियों के हाथ में रहा। पूर्वोत्तर सीमांत प्रांत में नागाओं ने यदुनाग जो है नेता थे, नेतृत्वकर्ता के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध है वो आंदोलन किया। यदुनाग को फांसी मिल गई, अंग्रेज सरकार ने उनको फांसी दी विरोधी होने के कारण। और उसके बाद यदुनाग की बहन थी जो है 13 वर्षीय बहन, जिसका नाम था गाइनेल्यू या फिर रानी गिडालू। इसने यहाँ पर विद्रोह किया और छोटी सी उम्र में ही रानी अंग्रेजों द्वारा आजीवन कारावास की रानी को सजा दी गई और देश की इस वीरांगना को जो है भारत की स्वतंत्रता के बाद ही मुक्ति मिली। और जवाहरलाल नेहरू ने इस वीरांगना को 1937 में इन्हें रानी की उपाधि दी और नेहरू ने लिखा है उसके बारे में कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत इन्हें स्नेहपूर्वक है वो स्मरण करेगा। यानी रानी गिडालू के बारे में लिखा कि एक समय ऐसा आएगा जब संपूर्ण भारत है इनको स्नेहपूर्वक, क्योंकि एक छोटी सी लड़की थी रानी गिडालू और उसने अपने भाई के बाद जो है आंदोलन की कमान है वो संभाली। हालांकि अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया और छोटी उम्र की होने के बावजूद भी उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। और जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो इस रानी गिडालू को आज़ादी मिली। मुस्लिमों की भागीदारी इस आंदोलन में 1920 के असहयोग आंदोलन की तुलना में कम थी। यहाँ पे मुस्लिम सहयोग नहीं कर रहे थे। फिर भी पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के मुस्लिम नेता थे जिनका नाम था अब्दुल गफ्फार खान, यानी खान अब्दुल गफ्फार खां, या जिसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है या जिसे दूसरा गांधी माना जाता है। ये भी प्रश्न आता है कि दूसरे गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, तो मुस्लिम नेता खान अब्दुल गफ्फार खां, या कह सकते हैं कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है तो अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने एक संगठन बनाया था, उस संगठन का नाम था खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार का अर्थ होता है ईश्वर का सेवक, यानी ईश्वर का सेवक या दास। तो इस आंदोलन में उन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खान ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई, गांधी जी के साथ रहे। ब्रिटिश सरकार के घोर दमन के बाद भी ये जन आंदोलन व्यापक होता चला गया। इसी बीच भारतीय संवैधानिक सुधारों के संबंध में विचार करने के लिए लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया और ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से बात करने के उद्देश्य से गांधी सहित कांग्रेस के नेताओं को 26 जनवरी 1931 को रिहा कर दिया। देखिए, अब हम यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन में गोलमेज सम्मेलन हुआ और उस गोलमेज सम्मेलन के तहत ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से बात करने के उद्देश्य से गांधी जी और अन्य जो प्रमुख नेता जिनकी गिरफ्तारियां हुई थी वो 26 जनवरी 1931 को उन्होंने रिहा कर दिया। तो अब हम जानते हैं गोलमेज सम्मेलन क्या था, क्योंकि ये भी हमारे इस टॉपिक के अंतर्गत शामिल हैं। तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन इसमें आया है कि गोलमेज सम्मेलन क्या था, इसमें किन किन नेताओं ने भाग लिया था, क्योंकि इस पर भी प्रश्न बनता है, और कौन था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो हम उन प्रमुख नेताओं के बारे में जानते हैं। अब देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये जो गोलमेज सम्मेलन हुआ है वो 12 नवंबर से 13 फरवरी 1931, यानी 12 नवंबर 1930 को ये प्रारंभ हुआ और जो है 13 जनवरी 1931 तक ये चलता रहा। तक सेंट जेम्स पैलेस में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया, ब्रिटेन के अंदर आयोजित किया गया। जॉर्ज पंचम ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया और इसकी अध्यक्षता जो उस दौरान उस समय
प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 89 लोगों ने भाग लिया था। BS मुंझे, MR जयकर ने हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व किया था। देखिए, हिंदू महासभा की तरफ से ये दो प्रमुख नेता गए थे। सरदार संपूर्ण सिंह ने सिखों का नेतृत्व किया था। KT पाल ने ईसाइयों जिसमें एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व किया था। हरिजनों का प्रतिनिधित्व जो करने वाले प्रमुख नेता थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख भारतीय नेता कौन थे, तो आपको याद रखना है BR अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर। ये एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नरमदलीय नेताओं में तेज बहादुर सप्रू, चिंतामणि और श्रीनिवास शास्त्री ने भाग लिया था। और मुस्लिम नेताओं में आगा खां, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी और फजलुल हक और मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम नेताओं की तरफ से भाग लिया था। भारतीय पूंजीपतियों के एकमात्र प्रतिनिधि हामी मोदी थे और कई देशी रियासतों के कुल 16 प्रतिनिधि इस गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत है वो शामिल हुए थे। तो इस प्रकार से गोलमेज सम्मेलन में अनेक राष्ट्रीय नेता हैं वो शामिल हुए थे और एकमात्र ऐसे नेता थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इस प्रकार से इस गोलमेज सम्मेलन के पश्चात या कह सकते हैं इस गोलमेज सम्मेलन के बाद ये निर्णय किया गया कि जो 1930 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसके तहत है कांग्रेस से बात की जाए और उसके बाद गांधी सहित अन्य राष्ट्रीय नेताओं को जो है 26 जनवरी 1931 को रिहा कर दिया। 13 जनवरी तक गोलमेज सम्मेलन चला है और 26 जनवरी को इन राष्ट्रीय नेताओं को जो है कह सकते हैं कि रिहा कर दिया गया। तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसमें गांधी जी और प्रमुख नेताओं के बारे में हमने समझा कि इस प्रकार से गांधी जी ने अपनी यात्रा है वो 78 जो है सहयोगियों के साथ शुरू की और फिर अंततः उन्होंने जो है कानून तोड़ा, अंग्रेजी कानून तोड़ा, नमक सत्याग्रह किया, दांडी मार्च किया और फिर जो है कई राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपनी 11 सूत्री मांगे रखी जिसको स्वीकार नहीं करने के पश्चात जो है गांधी जी ने 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और तत्पश्चात गोलमेज सम्मेलन और अंततः जो गोलमेज सम्मेलन के पश्चात भारतीय नेताओं को रिहा कर दिया गया। ये ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर जो है नीति अपनाई थी। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था और गोलमेज सम्मेलन क्या था उसके बारे में हमने जाना और समझा। आशा करती हूँ कि आपको भी समझ में आ रहा होगा। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर अपनी जो है कन्फ्यूज़न अपना पूछ सकते हैं। धन्यवाद।